हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेनू है और आज हम बात कर रहे हैं कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में क्या अंतर होता है। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ये क्या है। बेसिकली ये दोनों एक शॉर्ट टर्म लोन के तौर पे ही माना जाता है। कैश क्रेडिट जो होता है वो सिर्फ व्यवसायों के लिए ही मिलता है, जैसे कि जिसका बिजनेस है उसको अगर छोटा मोटा लोन चाहिए तो वो कैश क्रेडिट के फॉर्म में ले सकता है बैंक के द्वारा। बट ओवरड्राफ्ट जो होता है वो आम जनता को तो मिलता ही है, साथ में कंपनियों को भी मिलता है। तो क्या होता है इसमें, पहली शर्त तो ये है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट होता है उसका अगर जीरो बैलेंस किसी का भी है तो वो तब भी बैंक से रुपए ले सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसको देता कौन है। ऑब्वियसली बैंक देते हैं और साथ में एनबीएफसी कंपनी भी देती है। ये कौन सी होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो होती है जो बैंक के सारे काम नहीं करती बट छोटे मोटे काम करती है, जैसे कि लोन देना या फिर पैसों का ट्रांसफर करना। तो अब बात कर देते हैं कैसे मिलता है। इसे लेने के लिए कंपनियां बैंक या लोन संस्थान के पास कोई सिक्योरिटी जमा रख सकते हैं, जैसे उनके ऑर्डर आने की भुगतान की रसीद। जैसे कि कोई ऑर्डर करना है तो उसकी जो भुगतान की रसीद है उसको दिखा के कंपनी लोन ले सकती है। उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद यानी कि स्टॉक्स, आप कह सकते हैं कि उन्होंने कौन से उत्पाद बनाए उसके ऊपर ले सकती है। या फिर उनकी कंपनी के शेयर्स शेयर्स तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कंपनियों के शेयर होते हैं जिन पे रुपया मिलता है लोगों को। तो इस पे आप मतलब कंपनियों को मिल सकता है लोन। तो कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट को समान फंडिंग के प्रोडक्ट के रूप में माने जाते हैं, जैसे कि दोनों एक तरह से छोटा मोटा लोन है। फिर भी इन दोनों में कई अंतर आते हैं जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ। तो कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में सबसे पहला जो अंतर है वो ये है कि कैश क्रेडिट में जो ब्याज दर है वो थोड़ी कम मिलती है और ओवरड्राफ्ट में थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि मान लीजिए कम से कम 20-25 के आसपास आजकल चल रही है। हर बैंक में अलग अलग ओवरड्राफ्ट की ब्याज दरें होती है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कैश क्रेडिट में आपको किस तरह लोन मिलता है। स्टॉक और उत्पाद गिरवी रखकर कैश क्रेडिट का लोन लिया जा सकता है। उसके बाद ओवरड्राफ्ट में कैसे मिलता है, क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है। क्रेडिट हिस्ट्री ये होती है कि अगर आपने कभी मान लो बैंक से रुपए लिए हों और आपके बैंक में आप आपने जैसे लोन लिया हो बैंक से और फिर बाद में उसको टाइम से लौटा दिया हो, या फिर आपके बैंक में कितने रुपए रहते हैं, जैसे 25,000 30,000 ऐसी हर महीने के महीने रहते हो आपके बैंक में। इस तरह से ना बैंक को लगता है कि हाँ आपके बैंक में रुपए है और आप अगर लेते हैं हमसे रुपए तो आप लौटा देंगे। तो थोड़ा बैंक को भरोसा होता है, तभी वो आपको ओवरड्राफ्ट देता है। और साथ में ये भी देखता है कि आपने एफडी कराई हो या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी कैसे है, या फिर बैंक से संबंध कैसे है। अगर अच्छे संबंध हो गए तो आपको इजीली मिल जाता है जल्दी से ही। उसके बाद बात करते हैं नकद क्रेडिट का लाभ केवल बिजनेस उद्देश्यों के लिए मिलता है कैश क्रेडिट में। और ओवरड्राफ्ट का उपयोग बिजनेस से जुड़ी आवश्यकताओं के समेत पर्सनल जो आपके खर्चे है उसके ऊपर भी मिल जाता है, जैसे कि मैरिज का हो गया या फिर आपको शॉपिंग करनी है उस पर भी मिल जाता है। तो कैश क्रेडिट समय के साथ कम नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आपने 2 महीने, वैसे तो 1 साल से ज़्यादा के लिए ही मिलता है, कम से कम 1 साल के लिए तो मिलता ही है। अगर आपने मान लीजिए 2 साल के लिए लिया था लेकिन आपने 1.5 साल में ही कंप्लीट करना चाहते हैं, आप 6 महीने और ज़्यादा नहीं लगाना चाहते, आपके पास रुपये आ गए, आपने कहा कि बैंक को कि मैं अब पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त आप ऐसा नहीं कर पाएंगे कैश क्रेडिट में। बट ओवरड्राफ्ट में आप कम कर सकते हैं, मतलब जल्दी से आप रुपये जमा कर दीजिए, बाद में आपको भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाद में, क्योंकि ब्याज लगता रहता है ना, ब्याज से ज़्यादा हो जाता है अमाउंट। उसके बाद आते हैं कैश क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए। तो आपको नया अकाउंट खोलना पड़ता है कैश क्रेडिट में, तभी आपको वो लाभ मिलेगा। उसके बाद जो ओवरड्राफ्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सीधा के सीधा आपको उसी बैंक खाते से ही मिल जाएगा, आपको दूसरा अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, हाँ ये मैंने बताया था, कम से कम 1 साल के लिए आपको ये कैश क्रेडिट की सुविधा मिलती है। सुविधा नहीं मतलब वो अमाउंट जो है इतने टाइम तक आपके पास रह सकता है। उसके बाद ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं तो ये सुविधा महीने, तिमाही, छोटी से छोटी अवधि के लिए कितना भी ले सकते हैं और इसकी जो अधिकतम टाइम होता है वो 1 साल का ही होता है। उसके बाद बात करते हैं कैश क्रेडिट लोन व्यक्तियों, रिटेलर, व्यापारियों, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी, इन सबको ही मिलता है ओनली, यानी कि एक ऐसे लोग जो इन सब कार्यों में लगे हुए उन्हीं को ही मिलता है। और ओवरड्राफ्ट वो सभी लोगों को मिलता है जो बैंक से संबंधित है, जैसे कि हम लोग आम जनता, हमें मिल जाएगा ओवरड्राफ्ट, बट हमें कैश क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि हम बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ या सुविधा के बारे में नहीं मांग रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कैश क्रेडिट लोन बिजनेस और बाज़ार की स्थिति के आधार पर ही मंजूर किया जाता है। अगर हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, बाज़ार की स्थिति अच्छी है उस वक्त, तो मिल जाएगा हमें लोन।
और यहाँ पे अगर बात करते हैं ओवरड्राफ्ट की, तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे देखा जाता है कि हम कितने ज़्यादा अमीर, मतलब अमीर तो नहीं, मतलब हम जैसे बैंक से हम रुपए ले रहे हैं तो बैंक ये देखता है कि बाद में हम चुका पाएंगे या नहीं उसको। तो बैंक को अगर भरोसा है तभी वो तो देगा ना हमको, नहीं तो अगर किसी को भरोसा नहीं तो वो क्यों देगा। तो बेसिकली वो आपका स्टेटमेंट देगा कि क्या आपके बैंक में कितने रुपए रहते हैं, आपकी कितनी सैलरी है, आप चुकाने के लिए बाद में लायबल है तो कैसे चुका पाएंगे, ये भी देखता है। तभी वो आपकी जो ओवरड्राफ्ट है उसको मंजूरी देता है। तभी कुछ पॉइंट्स है उसको ज़रूर याद रखिए। प्रोसेसिंग फ़ीस क्या होती है? प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक टू बैंक अलग अलग होती है, 4 से 5 हो सकती है, किसी में 1 से 2% हो सकती है। ये होता है कि कई बैंक है ना, वो प्रोसेसिंग फ़ीस तब लेते हैं जब आपको देते वक्त दे रहे हो ना, तब वो आपसे थोड़ा बहुत ले सकते हैं। ये अब ज़रूरी नहीं हर बैंक लेता हो, कुछ बैंक लेते तो वो पहले जान लेना चाहिए लेते वक्त। उसके बाद होता है लोन अमाउंट यूटिलाइजेशन। कई बार होता है कैश क्रेडिट के लिए जब आप संपत्ति गिरवी रखते हैं तो उसके आधार पर आपकी लिमिट तय होती है कि आप कितनी आपको कितना अमाउंट मिलेगा। जबकि कुछ बैंक कैश क्रेडिट राशि उपयोग ना करने पर एक समय के बाद ग्राहक से शुल्क वसूल करते हैं। यानी कि अगर आप उपयोग नहीं कर रहे कैश क्रेडिट आपने ले लिया, जैसे कि मान लीजिए 2 लाख रुपए 2 लाख नहीं 50,000 लिए, तो बाद में आप सिर्फ 25,000 का इस्तेमाल कर रहे हैं और 25,000 का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, तो उस पर भी बैंक शुल्क लगाने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यार इसने इतना अमाउंट ले लिया बट ये चुका तो मतलब ये यूज़ तो कर ही नहीं रहा। उसके बाद आते हैं फोरक्लोजर शुल्क। ये कुछ बैंक या फिर एनबीएफसी फोरक्लोजर शुल्क लेते हैं। फोरक्लोजर का मतलब उसको क्लोज करने का। अगर उधारकर्ता राशि को बंद करना चाहता है तो उस मामले में ग्राहक को अपने लोन अकाउंट को बंद करने के लिए कुछ लोन, जैसे कि लोन आपने लिया 2 लाख का मान लीजिए, तो फिर आप क्या करें कि उस बैंक मतलब उस लोन की जो अमाउंट है उसको बंद करना चाहते हैं, कह रहे कि भाई अभी के अभी हम सारा लोन चुका देते हैं आपका, आप बंद कर दीजिए। तो बैंक क्या करते, तो कुछ बैंक करते हैं, सारे बैंक तो नहीं, कुछ बैंक हो सकते हैं वो बोलेंगे आपको 1% आपके लोन पे, जैसे 2 लाख रुपए का आपने ले लिया तो 2,000 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि 1% आपके उस पर लग रहा है कि आप बंद करना चाह रहे हैं। तो ये इसलिए होता है। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि वो बैंक आपसे अगर बाद में आप बंद करना चाहते हैं तो कितना % लेगा, ये सारी बातें आपको याद रखनी तभी आप लें। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कैश क्रेडिट की, तो उसमें चार्टर्ड अकाउंट से सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होगी आपकी कंपनी की। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट्स ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि आपके बैंक में कितने रुपए आए, कितने गए, आपके ने क्या लोन ले रखा है, कौन सी चीज़ें आपके बैंक से संबंधित है, वो सारी जानकारी। उसके बाद आता है इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ 1 ईयर, 1 साल का आपका इनकम टैक्स रिटर्न होता है, वो उसको पेश करना होता है। उसके बाद प्रूफ ऑफ योर कोलेट्रल, उसके बाद रिकॉर्ड्स ऑफ योर लोन रिपेमेंट, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसकी रिपेमेंट आपने कैसे करी थी, टाइम से करी थी, यानी ये सब रिकॉर्ड आपको दिखाना होता है। अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर लैंडर जो मतलब देने वाला है लोन वो अगर और कुछ मांगता है तो और सब चीज़ें भी आपको दिखानी पड़ेगी। उसके बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आपको कैसी कैसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको देना होगा ओवरड्राफ्ट के लिए, वो ये है कि आपकी एज 25 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी एज 25 से ऊपर है तभी आपको लोन मिलेगा, मतलब ओवरड्राफ्ट मिलेगा। उसके बाद आपकी मंथली इनकम एटलीस्ट 35,000 होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो इनकम है वो 35,000 से ऊपर ऊपर होनी चाहिए, मतलब 45-85 इतना होना चाहिए। 35,000 भी होगा तब भी चलेगा, ओके। उसके बाद आता है शुड बी इन द सेम जॉब एटलीस्ट 6 मंथ। इसका मतलब ये कह रहा है कि 6 महीने तक किसी एक ही जगह आप काम करते रहें। ऐसा नहीं हो कि आप 1 महीने बाद ये जॉब करें फिर दूसरे महीने बाद ये जॉब करें, ऐसे नहीं। 6 महीने तक एक ही कंपनी में काम करते हुए होना चाहिए। उसके बाद शुड हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, मतलब कि आपका काम का एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का तो होना ही चाहिए किसी फील्ड में अगर काम करें। जैसे आप डॉक्टर है तो आपके डॉक्टर आप कर रहे 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी जैसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, द कॉपीज़ ऑफ योर सैलरी स्लिप्स ऑफ 3 मंथ्स, आपकी जो 3 मंथ्स की सैलरी होगी उसकी कॉपीज़ चाहिए होगी, प्रूफ ऑफ इनकम जिसे बोलते हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट्स फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, वही जो मैंने बताया कि आपके बैंक से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड, आपकी एफडी, इंश्योरेंस या फिर आपने लोन ले रखा है या फिर कितने रुपए आ जा रहे हैं वो सब। उसके बाद आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में कुछ भी हो सकता है, आईडी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में वही आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखा सकते हैं, राशन कार्ड दिखा सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि कैसे आपको ये लोन लेना है।
अगर देखिए सबसे बड़ी बात है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी लोन ले, ये वाले, ये दो जो मैंने आपको बताए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो तभी, नहीं तो नहीं लेना है। क्योंकि कई बार होता है कि आप मूलधन जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, उसको भरते भरते आपको पता ही नहीं चलता कितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट दे जाते हैं, मतलब ब्याज कितना आपको चला जाता है। तो बोरो इतना ही करें जितना आप बाद में पे कर सकते हैं, मतलब उतना ही उधार ले जितना आप पे कर सकते हैं। उस जैसे कि इसमें बताया हुआ है, ये एग्जांपल है कि शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ योर मंथली इनकम, मतलब कि आपकी जो मंथली इनकम है उससे, उसका जो 15% है ना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना अमाउंट आपको नहीं लेना, उससे कम कम ले। क्योंकि क्या होता है, कई बार होता है आपकी मंथली जो एक्सपेंसेस है वो तो होती है, साथ में ये भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है।